हेलो गाइस, मैं हूँ रंजन मिश्रा और आज हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं जो फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और फिजिक्स में इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है द लिमिट ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियो। अब ये डिफिनेशन 10 में से 9 बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता है कि ये है क्या। ठीक है, इस चीज को हम लोग पहले साधारण भाषा में समझते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसे कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f(x), कुछ भी हो सकता है, x² x³ sin x cos x, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए किसी टाइम पे x पे इसकी वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ है f(x). ठीक है, ये क्या है, x पे इसकी वैल्यू क्या है f(x). जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन होता y = x²। ठीक है, x = 1 पे y की वैल्यू क्या होती है 1। नहीं, अब हमने कहा कि x में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा। अब इस थोड़ा को मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें फोटो में भी दिखाना है। हमने कहा कि ये x + Δx हो गया। कितना हो गया, x + Δx। अब क्योंकि x बढ़ा तो y भी बढ़ेगा। मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया आपका x + Δx के करस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन बन गया। अब ये देखिए, ये लेंथ कितना है, यहां से यहां तक बोलो x + Δx, और यहां से यहां तक x। ये वाला लेंथ क्या होगा, Δx। हाँ है ना, नहीं समझ में आया? अब यहां देखो, यहां से यहां तक क्या है f(x + Δx), और यहां से यहां तक क्या है f(x). ये क्या होगा, f(x + Δx) - f(x). नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब अगर ये जो कर्व जैसा दिख रहा है, ये जो कर्व जैसा दिख रहा है, मानो कि कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट है, क्योंकि जब बहुत छोटा कर देंगे तो ये स्ट्रेट ही हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट होता और ये एंगल थीटा होता तो tan थीटा हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके ठीक सामने वाला साइड, और बेस क्या होता है, जिस पे वो बैठा होता है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये इसका क्या है, बेस। इसका मतलब tan थीटा, अगर आपसे कहा जाए कि tan थीटा बताओ, तो tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो क्या लिखा हुआ है, देखो f(x + Δx) - f(x) अपॉन Δx। नहीं समझ में आया? अब इसको क्या करो, और छोटा कर दो ऐसे। ये जो बड़ा दिख रहा है इसको और छोटा करो, ये क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को जो यहाँ पे लिए हुए थे, अगर यहाँ पे ले लेते तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट यहाँ आ जाता, ये ट्रायंगल और छोटा हो जाता, नहीं हो जाता। अगर आप और छोटा कर देते तो ये पॉइंट और नीचे आ जाता। नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको घटाते इतना कम कर दूं कि 0 हो जाए। 0 हो ना, लेकिन ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाए। जैसे मान लो 0.00000 यहाँ से मेरठ तक, और फिर लगाओ 1, तो वैल्यू कितनी छोटी होगी, बहुत छोटी होगी ना। और जो छोटी वैल्यू है, हमने कहा कि ये लिमिट आप लगा दीजिए कहां से कहां तक, Δx → 0। अब ये जो Δx → 0 जब लगाते हैं, तो ये जो पूरा फंक्शन है, इसको अगर आप f(x) को हमने y माना हुआ है, तो ये dy/dx हो जाता है। क्या अगर f(x) के टर्म में लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे d/dx f(x). अब एक चीज समझिए बहुत ध्यान से, ठीक है, ये निकला क्या है आपका,
निकला क्या है tan थीटा, निकला क्या है आपका tan थीटा। मतलब डिफरेंशिएशन क्या देता है tan थीटा, और tan थीटा की हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं स्लोप। इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या दे देगा आपका, डिफरेंशिएशन क्या दे देगा स्लोप, और स्लोप बोले तो tan थीटा। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को कहा जा रहा है, इसका मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा निकालो। क्या निकालो tan थीटा निकालो। नहीं समझ में आया? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड वे में, मतलब ये हो गया ज्योमेट्रिकल मतलब हम लोग को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि फार्मूला है। एक चीज और समझ लेते हैं, एक चीज और मैं बताना भूल गया। अगर मैं कहूं इधर जगह बचा है, मैं मिटा ही देता हूं। इधर का विचार हो रहा है डिफिनेशन, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक बात बताओ, 50 रुपए में आपको 5 kg मैंगो मिलता है। क्या मिला 50 रुपए में 5 kg मैंगो मिला, तो 1 किलो का दाम कितना होगा 10 रुपए। ये बात समझ में आ रहा है? yes. मतलब अगर किसी को आप डिवाइड करते हो, अगर किसी चीज से आप डिवाइड करते हो तो क्या देता है रेट देता है। देख लो यहाँ क्या लिखा था, रुपया लिखा हुआ था, यहाँ केजी लिखा हुआ था, तो क्या आ गया 10 रुपीज पर केजी। दैट मींस क्या दे दिया रेट दे दिया। दैट मींस जब भी आप कोई रेशियो निकालते हो, हमने कहा b अपॉन a, इसका मतलब कि जब a को चेंज करेंगे तो b कैसे चेंज होगा। ये क्या देता है रेट देता है। ये जो लिखा हुआ है dy अपॉन dx, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मींस अगर आप x को चेंज करेंगे तो y कैसे चेंज होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ था x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। आपने क्या कर दिया x की वैल्यू मान लो 1.001 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाती 1.001 का स्क्वायर आया ना। दैट मींस x को चेंज किया तो y की वैल्यू क्या हो गई चेंज हो गई। तो किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, वही आपका डिफरेंशिएशन देता है और कुछ भी नहीं समझ में आया। अब इस चीज को मैं समराइज करता हूं। अगर कहीं पे dy अपॉन dx लिखा हुआ है तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग फिजिक्स के अंदर इसका क्या मतलब निकालेंगे। ठीक है, एक साथ में आपको सब बताता हूं। हमने कहा कि कहीं पे लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो सबसे पहले क्या बताएगा tan थीटा है। ये क्या बताएगा ये tan थीटा है। दूसरा क्या बताएगा स्लोप भी बताएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तीसरा क्या बताएगा स्लोप। हाँ या नहीं समझ में आया नहीं आया। ये क्या बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्या है कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे ये मार्कर है, कितने लेंथ होगा इसका कितना 5 मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। कितना मान लिया 15 सेंटीमीटर। इसका कल लेंथ क्या होगा। अगर यही मार्कर है कल 5 हो जाएगा। आज 15 सेंटीमीटर का है, कल ये कितना लेंथ रहेगा इसका सेम लेंथ रहेगा। क्या ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं d किसका लेंथ ऑफ पेन किसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना चेंज हुआ 0 चेंज हुआ। नहीं समझ में आया। मतलब अगर कोई चीज
चेंज नहीं हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से आपका फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, क्या? d/dx of any constant, क्या होना चाहिए? जीरो। अब कांस्टेंट क्या होगा? या तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या x पे डिपेंड ना कर रहा हो, x के हिसाब से चेंज ना हो रहा हो। दैट मींस अब से अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ d/dt 10 क्या वैल्यू आएगी? जीरो, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। या मैं कहूं d/dx 20 क्या वैल्यू आएगी? जीरो। नहीं समझ में आया? क्यों जीरो आ रही है? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है और डिफरेंशिएशन देता क्या है? रेट ऑफ चेंज। जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो। नहीं समझ में आया? इसके बाद जितने फॉर्मूले हम करेंगे वो मैथमेटिक्स में हम डिराइव करते हैं, ठीक है? फर्स्ट रूल से हम लोग मैथ में 12th क्लास में डिराइव करते हैं, वो वहां यहाँ पे हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे? यूज करना सीखेंगे। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया हमारा, ये लिख लिया ना? यस सर। लिख लिया। एक चीज और बताओ, tan की वैल्यू, क्योंकि फिजिक्स में बार बार एंगल हमें पता होना चाहिए। tan का ग्राफ पता है आप लोगों को? पता है? यस सर। ये बता दो ना, जो tan की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 90 तक बढ़ती है घटती है? ये आपका ग्राफ देखो, ऐसे आपका tan का ग्राफ बनता है। ये स्केल थोड़ा सा देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, वैल्यू सेम रहेगी। tan 0 0, tan 90 इंफिनिटी। ये ग्राफ ऐसे आएगा। दैट मींस 0 से लेके π/2 तक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है। फिर से यही ग्राफ पाई से रिपीट होगा, ये वैल्यू पाई है। अब 90 से लेके 180 तक, पाई मतलब 180 डिग्री, वैल्यू क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। जैसे अगर मैं इधर लिखा हूं मान लो डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या लिखा हूं? टाइम। क्या लिखा हूं? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब डिफरेंशिएट किया dx/dt। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वेलोसिटी, डिस्टेंस बोलेंगे तो स्पीड। मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोला था, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। हाँ या ना? दैट इज dx अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गया? वेलोसिटी। हाँ या ना? अब अगर कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, देखो ये एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स से लेते हैं। ये एंगल 90 से कम है या ज्यादा? ज्यादा। तो tan की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव? 90 से 180 तक क्या है? निगेटिव। और ये वैल्यू 90 से ज्यादा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव? निगेटिव। नहीं समझ में आया? अगर यहीं पे मैं x ना लिख के v लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता? v, तो क्या लिखते? dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इसी ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? निगेटिव, क्योंकि अभी भी एंगल क्या है? 90 से ज्यादा है। अगर मान लो ग्राफ ऐसे होता, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता। अगर ये ग्राफ ये एंगल 90 से ज्यादा है तो निगेटिव, 90 से कम है तो पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अगर आपको tan पता हो 0 से 180 के बीच में, बस ये याद रखना है कि 0 से 90 तक क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 से 180 तक नेगेटिव। अगर आपको एंगल दिखा 90 से कम तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल दिखा 90 से ज्यादा तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नहीं समझ में आया? कई बार आपसे क्वेश्चन ग्राफ में आता है, नीट में भी आता है, जेईई में। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो इधर v है, इधर
टी है। पूछा गया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव, तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट से टेंजेंट खींचिए, इससे पास करता हुआ एक लाइन खींच दीजिए। अब ये एंगल 90 से कम है या ज्यादा? कम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया निगेटिव? पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे पूछा जाता, यहाँ पे, तो यहाँ से टेंजेंट खींच देते आप। अब ये एंगल क्या हो गया? 90 से बड़ा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। नहीं समझ में आया नहीं आया? तो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का क्या मतलब समझा? सबसे पहले क्या समझा? ये रेट ऑफ चेंज देगा। दूसरा क्या समझा? कि यही tan थीटा होता है और यही स्लोप होता है। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो तीन फार्मूले हैं फिजिक्स में, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन में तो नहीं आएगी। समझ में आया? ये लिखना है या नहीं लिखना है? ये तो सब आपको मिलेगा ही, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके फार्मूले को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स में देखो, इस फार्मूले को हमें डिराइव नहीं करना है। फर्स्ट फार्मूला देखिए क्या है। फर्स्ट फार्मूला है d/dx x की पावर n, क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1, क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1, ठीक है। अब देखो इसका कितना बढ़िया इस्तेमाल। हमने कहा कि x इक्वल टू p क्यूब प्लस 1, क्या लिखा हुआ है? p क्यूब प्लस 1। हमने कहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होगा? dx अपॉन dt। एक लाइन में वेलोसिटी क्या होगा? dx अपॉन dt। अब x के जगह पे वैल्यू रखो d अपॉन dt, और x की जगह पे क्या है? d क्यूब प्लस 1। दो पार्ट में है तो अलग अलग लिख लो, d अपॉन dt d क्यूब और फिर d अपॉन dt 1। d अपॉन dt 1 कितना होगा? 0। ये तो 0 हो गया पहले ही, क्योंकि कांस्टेंट है। और ये क्या बचा? p क्यूब। तो फार्मूला क्या है? x की पावर n, तो यहाँ क्या आएगा? n x की पावर n-1। अब मान लो यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ क्या आ जाता? 3, और फिर ये 3 माइनस 1, तो क्या हो जाता? 3t स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 0। बिल्कुल समझ लिया? इसका मतलब हमने वेलोसिटी निकाल लिया, कितना? 3t स्क्वायर, बस 0 तो लिखना ही नहीं है। वेलोसिटी में नहीं समझ में आया। अब कहाँ पूछा गया है? 1 सेकंड पे, तो वैल्यू रख दो एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 1 के स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड। फिर क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है? dv by dt। अब v हमने निकाल लिया था, कितना? 3t स्क्वायर, तो रख दो 3t स्क्वायर। अब कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो ये 3 बाहर आ गया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 2 कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? n के जगह पे 2, और फिर से 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2t। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2t। 3 पहले से था, 2t से कितना हो गया? 6t। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 6t। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? अब कब पूछा गया है?
t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो एट t इक्वल टू 1 सेकंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 into 1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक में कहीं से कोई दिक्कत है तो बताओ, है सर एक्सेलरेशन अभी मोटा एक्सेलरेशन। अभी बताओ एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाता है dv अपॉन dt, जो कि v/t था। अब क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी एक्सप्रेशन हमने ये निकाला हुआ था। बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? जब एक्सेलरेशन निकालना होता है तो ये लगा देते हैं, ये नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये केवल एक पॉइंट पे वेलोसिटी था, ना उसके पहले था ना उसके बाद में था। ये जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ये उसका फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके एक्सेलरेशन आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं